अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर वासफ़ा इजाज़ और मैं एज़ ए कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड असिस्टेंट प्रोफ़ेसर जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में काम कर रही हूँ। आज हम आपके सामने डिस्कवरिंग हाइपरटेंशन के प्लेटफ़ॉर्म से हाज़िर हो रहे हैं, जहाँ हम सेहत से जुड़े अहम तिब्बी मसाइल के बारे में आगाही फ़राहम करते हैं। और आज का हमारा मौज़ू ब्लड प्रेशर यानी ब्लड फ़िशार खून, जिसे एक ख़ामोश कातिल के नाम पे भी जाना जाता है। ये एक निहायत ही अहम तिब्बी मसला है, क्योंकि दुनिया में लाखों अफ़राद इस हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, मगर बदकिस्मती ये है कि इनमें से ज़्यादातर इससे लाइल्म हैं। आज इस मौज़ू पर हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर फ़ातिमा ज़हरा, जो कि एज़ अ कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड एसोसिएट प्रोफ़ेसर जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में अपनी खिदमात सरअंजाम दे रही हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ातिमा हमें आज के प्रोग्राम में जॉइन करने के लिए और अपना कीमती वक़्त देने के लिए। तो हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर, जैसे कि हम जानते हैं कि इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है और दुनिया भर में 30 से 80% अफ़राद के अंदर तकरीबन इसकी शरह 33% तक पाई जाती है। लेकिन पाकिस्तान में इसकी शरह 44% तक है, जो कि आलमी सतह की शरह के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। तो हम आपसे जानना ये चाहेंगे कि आपके ख़्याल में वो क्या बुनियादी सबब हो सकती है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में इसकी शरह इतनी ज़्यादा है? क्या ये सिर्फ़ इलाज की कमी है या फिर इसके पीछे कोई और वजूहात भी हैं? बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर वासफ़ा आपका भी इस फ़ोरम में इंट्रोडक्शन कराने का और फ़ार्मिंगो का भी कि उन्होंने इसमें मुझे चांस दिया है कि कुछ ऐसी बात की जाए जिससे हमारे लोगों की आगाही हो। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये ब्लड प्रेशर जो है इसकी शरह बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान के अंदर ये बहुत अलार्मिंग हो गया है कि इसकी शरह बहुत तेज़ी के साथ बहुत ऊपर चली गई है 44%। अच्छा, इसके 2 मेन वजूहात हैं जो हम कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स या वजूहात हैं। एक तो वही बात आपने जो की लाइन, इतने लाखों लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है ब्लड प्रेशर क्या है। इसी तरह हमारे लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि ब्लड प्रेशर कोई बीमारी है या उनका ब्लड प्रेशर कभी चेक किया गया हो। उनका ब्लड प्रेशर चेक ही नहीं हुआ होगा या उसको उन्होंने अगर कभी चेक करवाया है और वो एक दफ़ा हाई आ जाता है, बहुत दफ़ा ऐसा होता है और वो उस टाइम पे जाके क्लिनिक से दवा ले लेते हैं, एक दफ़ा डॉक्टर को दिखा के। तो उसको कंटिन्यू नहीं किया जाता। वहाँ पे उसकी इवैल्यूएशन या असेसमेंट जो मज़ीद होनी थी, मज़ीद डॉक्टर के पास जाना था, वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि उनको इसका इल्म नहीं है। उनको लगता है कि एक दफ़ा हुआ और वो ठीक हो गए। दूसरी ये है कि बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, जिनकी वजह से जो है ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है हमारे लोगों में। इनमें एक चीज़ है फिज़िकल इनएक्टिविटी, यानी कि वो तर्ज़ ज़िंदगी के जिसके अंदर हमारा हिलना-जुलना कम हो चुका है। अब अगर हम देखें तो अगर घर पे मौजूद हैं, तो घर पे गेट खोलना होता था या फ़ोन उठाना था, तो इनके लिए उठ के जाना था। या कोई सौदा लाना है, ग्रोसरी करनी है, कोई भी चीज़ है, दवा लेनी है, वो सारा कुछ आपको एक डिजिटल ऐप पे या आपके फ़ोन हाथ में है, तो इनके थ्रू अवेलेबल है, तो वैसी फ़िज़िकल एक्टिविटी घर की कम हो गई। बाहर जाने की बात करें तो बच्चों में आउटडोर गेम्स खत्म होते जा रहे हैं और वीडियो गेम्स इस तरह की चीज़ें आती जा रही हैं। काम है हमारा वर्क फ्रॉम होम और वर्क ऑन द लैपटॉप, ये चीज़ें बढ़ गई हैं। तो एक तो ये चीज़ें हो गई। फिर दूसरी चीज़ देखें हम तो टोबैको। टोबैको यानी कि स्मोकिंग जो है उसके रुझानात हमारी सोसाइटी में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। ना सिर्फ़ ये कि बड़ों में, ये हमारे बच्चों में भी आ रहा है तेज़ी के साथ। आप अगर देखें तो आज 14 साल, 15 साल और इवन 12-13 साल के बच्चे भी स्कूल्स में स्मोकिंग शुरू कर रहे हैं। अच्छा, पहले तो सिर्फ़ अट्रैक्शन जो थी वो सिगरेट की थी। अब अट्रैक्शन जो है वो वेप्स की भी आ गई है, शीशा की भी आ गई है। और आप देखें तो इतने वाइब्रेंट कलरफुल जो हैं आपके पास अवेलेबल हैं वेप्स और हर जगह, हर गली मोहल्ले में हर जगह आपको उसकी शॉप्स अवेलेबल मिलेंगी। तो और पीयर प्रेशर होता है कि एक-दूसरे के शौक में, तो स्मोकिंग भी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। फिर हम एक और फैक्टर की तरफ देखें तो मोटापा, वज़न बढ़ता जा रहा है। मोटापा सिर्फ़ बड़ों में नहीं, अगेन बच्चों के अंदर भी बहुत कॉमन हो रहा है। अब वो फिज़िकल इनएक्टिविटी जो उनका है, वो भी फैक्टर बन रहा है, खुराक भी बन रहा है, लेकिन ये हो रहा है कि जी मोटापा भी बढ़ता जा रहा है, तो वो भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। और इसी तरह फिर जो एक्सरसाइज़ेज़ भी ख़त्म हो गई हैं और फिर खुराक। खुराक के अंदर भी ईज़ी टू मेड जो फूड्स हैं या फ़ास्ट फूड्स हैं या ऐसे खाने हैं कि जिनके अंदर ग़ज़ाई एतबार से सेहत की चीज़ें कम हैं और मज़ा ज़्यादा है। तो वो चीज़ें भी नुकसान भी देती हैं और ब्लड प्रेशर भी बढ़ा रही हैं। बिल्कुल वजह फ़रमाया आपने डॉक्टर फ़ातिमा, और बहुत-बहुत शुक्रिया इतने तफ़सीली जवाब के लिए। यकीनन तर्ज़ ज़िंदगी का और वज़न ज़्यादा होने का बहुत बड़ा किरदार है ब्लड प्रेशर के ज़्यादा होने में।
तो जैसे कि आपने तर्ज़ ज़िंदगी की बात की, तो माहिरीन का कहना है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीलियाँ बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। तो आपके ख़्याल में ऐसा क्या तर्ज़ ज़िंदगी अपनाना चाहिए, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मददगार साबित हो सकता है, या इवन उससे बचाव के भी हमसे असबाब हो सकते हैं कि इससे मुकम्मल तौर पे बचा जा सके? लेकिन जब हम बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर के कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लानी है, तो उसके अंदर अगेन वही बातें हैं कि हमने कहा कि फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है तो एक्टिविटीज़ करें। यानी कि एक्सरसाइज़ करें, वॉक करें, अगर एक्सरसाइज़ नहीं कर सकते तो वॉक करें। अच्छा, वॉकिंग स्पेस नहीं अगर आपके पास अवेलेबल है, कि पार्क्स नहीं है, रोड पे ऐसे ट्रैक्स नहीं है, तो घर के अंदर ही कर लें। और वो एक डेडिकेटेड टाइम रखें अपना कि इतने हमने बजे से इतने बजे तक करना है, कि 30 मिनट की वॉक किसी भी तरह से 30 से 45 मिनट है रिकमेंडेड, कि 5 दिन तो एटलीस्ट वो कर लें, घर के अंदर ही चाहे कर लें, ठीक है? दूसरा ये है कि अपनी ग़िज़ा के अंदर बहुत तब्दीली लाने की ज़रूरत है। ग़िज़ा के अंदर जो तब्दीलियाँ हैं उसमें बहुत सारी डाइट प्लान्स आ गए हुए हैं, और इसमें एक डैश है जो कि हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए या स्टॉप करने के लिए रिकमेंडेड है। तो इन ग़िज़ा के अंदर ये है कि जी फलों का, सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ा दें, दूध लो फैट मिल्क वाले जो होते हैं वो वाले, चिकनाई का परहेज़ हो, और बाकी तली हुई चीज़ों को अवॉइड करना। नट्स खा सकते हैं, गोश्त खा सकते हैं, लेकिन मिकदार कंट्रोल हो सबकी, ठीक है? तो वो ऐसी ग़िज़ा का इंतख़ाब किया जाए जो उनके लिए बेनिफिशियल या मुफ़ीद हो, बजाए इसके कि वो वाली ग़िज़ा कि जिससे पेट भर लिया जाए और उसका कोई फ़ायदा भी ना हो। फिर तीसरा फैक्टर जो है वो वज़न की बात हमने की थी। वज़न बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर वज़न बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने की ज़रूरत है। हमारा वेइंग स्केल होता है और उसकी कुछ रीडिंग्स हैं कि जिसके थ्रू आप पता करके बीएमआई निकाल लें और पता चल जाएगा कि आप किस वज़न में फ़ॉल कर रहे हैं। तो अगर वज़न ज़्यादा आता है, मोटापा है, तो वज़न कम करने से भी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। कुछ हद तक उसमें कमी वाक़ई हो सकती है। तो ये चीज़ें हैं, फिर एक्सरसाइज़ेज़ हैं, अगर आपने वॉक नहीं की है तो ये सारी चीज़ें जो हैं करने से थोड़ा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है। अच्छा डॉक्टर फ़ातिमा, बिल्कुल आपने ठीक फ़रमाया कि तर्ज़ ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू हैं जिनको अपनाकर ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल पाया जा सकता है। अब मैं अगले सवाल की तरफ मूव करूँगी कि अक्सर देखने में आया है कि बाज़ औक़ात लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की दवा लेने के बारे में सही तरह से मालूमात नहीं होती। ज़्यादातर लोग जब अपनी अलामात में बेहतरी महसूस करने लगते हैं तो वो दवाई लेना छोड़ देते हैं। लेकिन अमूमन हाई ब्लड प्रेशर की दवाई तकरीबन ज़िंदगी भर लेनी होती है। तो इस मामले में आपकी क्या राय है? उनको कैसे शऊर दिलाया जाए कि बाकायदगी से दवाई लेना कितनी ज़रूरी है? अच्छा, ये बहुत अहम सवाल है और ये अहम नुक्ता भी है कि जब मैंने आपको अभी बताया जैसे कि अगर एक दफ़ा ब्लड प्रेशर के साथ आ गया है मरीज़ किसी क्लिनिक के अंदर, किसी भी डॉक्टर के पास, और उसने चेक किया और उसका ब्लड प्रेशर हाई था और उसको दवा दे दी, तो वहाँ पे उसकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उनको बता दे कि आज तो ये बड़ा है और आपने ये चेक कराया और दवा ली है, लेकिन आप आइंदा के लिए भी एक फ़ॉलो-अप कीजिए या किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएँ या वहाँ पे दिखाएँ, ताकि उसकी इवैल्यूएशन हो जाए कि उसको वाक़ई में ब्लड प्रेशर की बीमारी हो चुकी है। सिर्फ़ एक दफ़ा चेक करके नहीं पता चलेगा, तो इसलिए उसको दोबारा भी दिखाने की ज़रूरत है और उसको ये बताया जाए कि अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया है, तो इसका मतलब है बीमारी अगर है और उसको डायग्नोज़ किया जाए, तशख़ीस की जाए, तो उसके लिए उसको मज़ीद जो चेकअप के साथ करना है, तो उसमें ब्लड प्रेशर की सूरत में दवा भी लेनी है उसे, और जो दवा दी जाएगी, वो पाबंदी के साथ लेनी है। दवा की डोज़ कम-ज़्यादा हो सकती है। दवा की डोज़ अगर 2-3 वो दवाएँ हैं, तो उनको कंबाइंड पिल के अंदर दिया जा सकता है, ये हो सकता है। लेकिन ये कि वो कहे कि जी बस दवा मैंने सिर्फ़ वक़्ती तौर पे लेना है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि एक बीमारी है, इसको पहले समझा जाए कि बीमारी है और इसका इलाज करने की ज़रूरत है। अब वो अकॉर्डिंग टू उसके ब्लड प्रेशर लेवल्स होगी कि कितना ज़्यादा है और कितना वो आ रहा है, तो उसके हिसाब से फिर उसको दवा की पाबंदी करनी पड़ जाएगी और फिर फ़ॉलो-अप्स भी करे वो। ठीक। बिल्कुल सही कहा आपने। इसके अलावा डॉक्टर फ़ातिमा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर वो लोग जो अपनी दवाई लेने में पाबंदी नहीं रखते हैं, तो उन लोगों में क्या नताइज हो सकते हैं? उनके जैसे कि दिमाग पे, आँख पे या गुर्दों में या किसी और दीगर अज़ा पे उसके क्या नताइज हो सकते हैं? अच्छा देखिए, अगर दवाई नहीं ली जाएगी पाबंदी के साथ तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस हैं, और अगर ये बढ़ा रहेगा बीच में जब उनको पता भी नहीं है, वो चेक भी नहीं कर पा रहे, तो ये अंदर ही अंदर उनकी सारी जो आर्टरीज़ होती हैं उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है। यानी कि जो दिमाग है उसके अंदर फ़ालिज का अटैक हो सकता होता है, और फ़ालिज का अटैक है तो पता है कि ये एक बेबसी सी हो जाती है कि बंदा बेड रिडन हो सकता है, चलना-फिरना ख़त्म हो सकता है, खाने-पीने पे इफ़ेक्ट हो सकता है। फिर अगर बिनाई देखी जाए तो विज़न के ऊपर या बिनाई के ऊपर बहुत असर पड़ता है, तो बिनाई जा सकती है, कमज़ोर हो जाएगी, उसके बाद जा सकती है सडनली।
फिर गुर्दों के ऊपर भी ये इफ़ेक्ट करता है। अगर गुर्दे मुतासिर हो गए, जब तक कि गुर्दे खुदा न ख़ास्ता ऐसी स्टेज नहीं आ जाती कि डायलिसिस पे जा रहा है मरीज़, हो सकता है उसको उससे पहले पता भी ना लगे। अनटिल एंड अनलेस कि वो कोई रेगुलर चेकअप कर रहा है या कोई ऐसी अलामात हैं जिससे उसको जल्दी पता लग जाए। तो गुर्दे इफ़ेक्टेड हो सकते हैं, उसकी नसों पे इफ़ेक्ट होता है तो उसके जो हाथ-पाँव हैं उनके अंदर मसाइल हो सकते हैं उसको। तो इन शॉर्ट ये है कि ये मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स को भी आखिर में इन्वॉल्व कर लेता है, जिससे हमने बचाना है। और सबसे बढ़ के ये जो ब्लड प्रेशर है इसके साथ हार्ट का दिल का बहुत गहरा ताल्लुक है। तो जो हार्ट की बीमारियाँ हैं या दिल की बीमारियाँ हैं, दिल का अटैक है और इस तरह की और बीमारियाँ भी दिल के अंदर हो सकती हैं, जिनसे बचाव के लिए फिर उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि आपने फ़ालिज का ज़िक्र किया, उसी के बारे में मैं आगे मज़ीद पूछना चाहूँगी कि अगर ख़ुसूसन किसी को फ़ालिज हो गया तो फ़ौरी तौर पर क्या किया जाए? और ऐसे हालात में किस हद तक उससे कंट्रोल उस पर मुमकिन है और किस हद तक उसको काबू में कर सकते हैं? अच्छा देखिए, पहले तो ये कि वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखे और अगर नहीं हुआ और फ़ालिज का अटैक आ गया है और उसने आइडेंटिफ़ाई घर में किसी बंदे ने कर लिया है, तो जितनी जल्दी हो सके उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाए, वक़्त ज़ाया ना किया जाए। इसलिए कि अगर टाइम पे मरीज़ हॉस्पिटल में पहुँच जाता है इमरजेंसी में, तो अब फ़ालिज के लिए कुछ ऐसे इलाज दस्तयाब हैं और हमारे मुल्क में भी हो रहे हैं, कुछ सेंटर्स कर रहे हैं, जिसके थ्रू उसके जो भी थ्रोम्बस बनता है उसको हटाया जाता है, तो जो वीकनेस हुई होती है, फ़ालिज का जो असर होता है वो रिवर्स हो सकता है या ख़त्म हो सकता है। लेकिन उसके लिए एक विंडो पीरियड है, कोशिश करके 4 घंटे के अंदर-अंदर चला जाए। मतलब ये ना हो कि मरीज़ के घरवाले समझने में देर लगाएँ कि हम सुबह दिखा देंगे या देख लेंगे या ओपीडी में चले जाएँगे। ये एक इमरजेंसी कंडीशन है और इसको इमरजेंसी में ही मरीज़ को लेके जाना चाहिए। ठीक। बिल्कुल, आपने इस पे बहुत अच्छा तफ़सीली जवाब हमें दिया और मुझे उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को इससे काफ़ी मदद मिली होगी। तो इसी बारे में मैं आपसे मज़ीद ये पूछना चाहूँगी कि ब्लड प्रेशर की तशख़ीस के हवाले से, हाई ब्लड प्रेशर की, लोगों को ज़्यादातर पता नहीं होता कि कितने ब्लड प्रेशर पे ये डायग्नोज़ हो जाता है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है। तो वो क्या रीडिंग है ब्लड प्रेशर की जिस पर हम ये डायग्नोज़ कर सकते हैं कि इस शख़्स को ब्लड प्रेशर हो चुका है? बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जैसे कि अभी ज़्यादातर लोगों का ख़्याल ये होता है इस बारे में कि जी ब्लड प्रेशर जो है, वो अगर हमारी उम्र इतनी हो गई है तो इतना होना चाहिए, तो ऐसी बात अब नहीं है। अब जो गाइडलाइंस हैं, ज़्यादातर उनमें यही कहा गया है कि 140 और 90 से ऊपर जो ब्लड प्रेशर है, इसका मतलब है कि ब्लड प्रेशर का मर्ज़ हो गया है। अच्छा ये वाला ब्लड प्रेशर जो है, ये नहीं कि सिर्फ़ 1 रीडिंग ली जाए, 2 मौकों पे 2 दफ़ा 2 जगहों पे चेक करना ज़रूरी है कम से कम। और फिर अगर हम नॉर्मल की बात करते हैं तो वो फिर कहा जा रहा है कि 120 और 80 नॉर्मल है। इससे ऊपर जाके ये जो बीच की चीज़ है उसमें कुछ अलग स्टेजेस डिफाइंड हैं, जहाँ पे फिर उसको इलाज की ज़रूरत है। हो सकता है दवा की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन तर्ज़ ज़िंदगी को बदलने की जो ज़रूरत है वो यहाँ पे शुरू हो जाती है। इसलिए लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि अगर 140/90 से ज़्यादा आ गया ब्लड प्रेशर, तो फिर हम उसको दोबारा चेक करके देख लेंगे और अगर वो आ रहा है तो फिर हम उसको लेबल कर देते हैं कि ये हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर ज़्यादा का मरीज़ है। और आपके ख़्याल में मतलब हमारे नाज़रीन ये जानना चाहेंगे मेरे ख़्याल में कि क्या किसी ख़ास उम्र या जिन्स के लोगों में हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस ज़्यादा होते हैं? हाँ, ये तो है कि ऐज के साथ बढ़ता जाता है, ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बढ़ते हैं, लेकिन अब हमारे पास यंग पेशेंट्स भी आ रहे हैं, अब 30 साल से ऊपर को भी आ रहा है, 40 साल पहले 50 साल के ऊपर होते थे, अब 30 साल से ऊपर भी ब्लड प्रेशर आ रहा है और यंग में भी आ रहा है। और हमेशा से जो दिल की बीमारियाँ हैं और जो ये ब्लड प्रेशर है, इसकी शरह मर्दों में ज़्यादा होती है औरतों की निस्बत। औरतों में एक ख़ास हद तक हार्मोन्स जब तक हैं, तो तब तक उनमें प्रोटेक्शन होता है और जब उनके हार्मोन्स वो ख़त्म हो रहे होते हैं, माहवारी बंद हो रही होती है, तो फिर वो उनका रिस्क भी सेम हो जाता है मर्दों के मुकाबले। तो बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया एंड आई होप कि इस जवाब से काफ़ी लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। इसी आपने अपने शुरू में बात की थी स्मोकिंग से मुतालिक, तो हम बिलख़ुसूस देख रहे हैं कि आजकल के हमारे नौजवान तंबाकू नोशी की तरह उसका रुझान बढ़ रहा है उन लोगों में। तो और अमूमन देखने में आया है कि वेप्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स जिनमें दावा किया जाता है कि निकोटीन की मिकदार काफ़ी कम होती है। तो आपके ख़्याल में ये दावा कितनी हद तक ठीक है और इससे उनकी सेहत पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? जी, ऐसा हो रहा है क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि जी इसमें निकोटीन नहीं है या निकोटीन बहुत कम है, तो बच्चों को भी, बड़ों को भी ये मौका मिल गया कि जी सिगरेट छोड़ के इसकी तरफ हम आ जाते हैं। लेकिन एफडीए ने ना तो इसको अप्रूव किया है, ना ये रिकमेंडेड है कि अगर आप सिगरेट छोड़ना चाह रहे हैं तो ये चीज़ें इस्तेमाल कर लें एक तो।
दूसरा ये कि निकोटीन बहरहाल इनमें मौजूद है और निकोटीन है डेंजरस। उसका रिस्क और उसका हार्मफुल इफ़ेक्ट्स उतने ही हैं जितने कि सिगरेट्स के हैं। इवन कि कुछ जगहों पे ये भी स्टडीज़ आई हैं कि वो जो निकोटीन यूज़ हो रहा है उसमें, वो जिस तरीके से यूज़ हो रहा है, कुछ वेप्स के अंदर या आइकॉस और कुछ इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, वो उससे ज़्यादा रिस्क कैरी करती हैं जो एक सिगरेट कर रही थी, क्योंकि उसके अंदर उसके तरीके और टेक्नोलॉजी डिफरेंट होती जा रही है। तो बहरहाल ये हम डिस्करेज करते हैं, हम अलाउ नहीं करते हैं, हम अपनी आवाम को ये कहेंगे कि जी वेप हो, चाहे ई-सिगरेट हो, चाहे सिगरेट हो, कोई-सी भी चीज़ यूज़ नहीं करनी जिसमें निकोटीन शामिल है। जी। बिल्कुल ठीक फरमाया और उसमें मैं एक ऐड ऑन ये भी हम ये भी चाहेंगे कि चूँकि हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को हार्ट प्रॉब्लम्स, हुँ, कार्डियोवैस्कुलर डिज़ीज़ का रिस्क ज़्यादा होता है, तो वो स्मोकिंग से मज़ीद दुगना भी हो जाता है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया, लेकिन अब हम अपने इख्तिताम की तरफ चलते हैं प्रोग्राम के, जिसमें मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट सवाल ये पूछना चाहूँगी। हम इसके बारे में थोड़ी-सी बात पहले कर चुके हैं कि हम देखने में आया है कि लोग अपने ब्लड प्रेशर जैसे कंट्रोल होता है, दवाई लेना छोड़ देते हैं। और इवन हमने अक्सर दीवारों पे इश्तिहारात देखे हैं हकीमों के कि ब्लड प्रेशर का जड़ से खात्मा। तो इन दावों में किस कदर हकीकत है और क्या ये बीमारी रिवर्स हो सकती है? ये हमारी जनरल पब्लिक के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम आपसे इसके बारे में आगाही चाहेंगे। देखिए इसका यही है कि वाक़ई में हकीमों का भी दावा आ रहा होता है या वैसे भी इश्तिहारात हो रहे होते हैं, बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे होते हैं कि जी हम ये दे देंगे तो ये बीमारी ख़त्म। तो अगर बीमारी ख़त्म कर सकते होते हमारे पास, इसका मैं एक जवाब देती हूँ कि नुस्ख़ा होता, तो हमारा नाम उन लोगों में आ जाता कि जिन्होंने हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर का इलाज दरियाफ़्त कर लिया है। तो इसका मतलब है कि ये अवेलेबल नहीं है और ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ब्लड प्रेशर का मर्ज़ हो गया है, तो उसको एक्सेप्ट करें पहले कि हाँ जी, ये चीज़ हो चुकी है और अब इसका इलाज करना है। क्योंकि इसको कंट्रोल रखना इसके कॉम्प्लिकेशंस को बचाएगा। तो ये नहीं होगा कि ख़त्म हो गया है। दवा जो वो छोड़ देते हैं, वो उससे ही कंट्रोल हुआ होता है और जब वो छोड़ देते हैं, तो वो वापस ब्लड प्रेशर बढ़ता है और जो हमने अभी कॉम्प्लिकेशंस की बात की थी, फिर पेशेंट उसके साथ आता है। तो बेहतर ये है कि मरीज़ ऐसे इधर-उधर जाने के बजाय डॉक्टर से रुजू करें और अगर उनको लगता भी है तो फिर हकीम से भी वो चीज़ लिखवाएँ कि वो जो भी इंग्रीडिएंट्स यूज़ हो रही हैं उसमें तो उनको एट लीस्ट नॉलेज हो कि वो क्या दवा ले रहे हैं, क्या चीज़ ले रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक़्त दिया और हम उम्मीद करते हैं कि इस गुफ्तगू से हमारी जनरल आवाम को बहुत फ़ायदा हुआ होगा। आखिर में मैं चाहूँगी आपका कोई की मैसेज हो जो आप हमारे लोगों को देना चाहती हो, तो प्लीज़ उनके लिए आपकी तरफ से कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आप एंड में देना चाहें? अपने अवाम से मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें अपना तर्ज़ ज़िंदगी बदलने की ज़रूरत है और इसकी शुरुआत हम अपने बच्चों से करें। बच्चों के अंदर खुराक के मसाइल को देखें और उनकी खुराक को इम्प्रूव करें, हेल्दी डाइट दें उनको और हेल्दी एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ करें और उसके लिए हमें उसमें खुद भी पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है, ताकि हम लोग ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से बच सकें और अगर हो गई है तो उसको कंट्रोल रखने के लिए दवाओं का इस्तेमाल करें, डॉक्टर से रुजू करने के साथ-साथ। बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ातिमा और आपके आने का बहुत-बहुत शुक्रिया और सामीन आप सबका भी बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम को देखने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे आज आपने सीखा कि ब्लड प्रेशर एक खामोश लेकिन इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है और इससे आगाही और बर वक़्त एहतियात बड़ी-बड़ी तबी पेचीदगियों से बचाने में अहम किरदार अदा करता है। इसके साथ सेहत एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और इसकी हिफ़ाज़त हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर आपको आज का हमारा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो हमें प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।